हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में ना हमने देखी मैथ के जो हमारे 3-4 पेपर हैं प्रीवियस ईयर वो डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस का आपका जीएस का यानी आपका जनरल स्टडी जनरल नॉलेज का जो भी आपका 7/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन है आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन है टोटल, तो पार्ट 1 करेंगे आज। 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 25 करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप अगर इन्हीं क्वेश्चन के आपको ये चाहिए कि हमें ये पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो पीडीएफ आप है ना हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है ना आई लर्न कोचिंग्स का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए हम टाइम में लगाते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मुद्रास्फीति को खालिस्तान के आधार पर मापा जाता है। यानी भारत के अंदर है ना मुद्रास्फीति है वो जो किसके आधार पर मापी जाती है, वो मापी जाती है आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी क्या है, हमारे भारत के अंदर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो उसके आधार पर हमारी क्या मापी जाती है जो भी है मुद्रास्फीति वो मापी जाती है। इसमें क्या होता है आपका, यानी उपभोक्ता जो उपभोग करने वाले लोग हैं ना वो अपनी वस्तुओं पर किस टाइप से क्या करते हैं आपका उपभोग करते हैं, यानी वो चीजें उनका जो वस्तुओं का रेट वगैरह है उनको देखकर ही हमारा क्या है जो आरबीआई है अंदाजा लगाता है किसका, मुद्रास्फीति का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। और सबसे पहले है ना ये किस कब यूज की थी आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 2014 के अंदर आरबीआई ने इसको यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्यबल की जनसंख्या में खालिस्तान वर्ष से खालिस्तान वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। ये होते हैं आपके, देखिए कार्यबल का मतलब जो लोग है ना अपने देश के कार्य यानी कैसे भी वो अपना गुजारा करने के लिए काम कर रहे हों, ठीक है, या कोई भी हिस्सेदारी हो किसी नौकरी पर हों, तो उसके अंदर है ना हमारा जो इंडिया के अंदर बात करें हम मोस्टली कहाँ पर हैं, 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो क्या है कार्यबल के अंदर जो है जनसंख्या वो काउंट हो रही है आपकी कौन सी, 15 से 64 वर्ग के जो है लोग शामिल हैं। अब ये है ना हमारा सेकंड नंबर पे है, पहले पे अभी भी चाइना ही है, जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर और कार्यबल भी। तो हम जो हमारा इसके अंदर कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है, क्लियर। और ये है ना टोटल किस पे मापा जाता है, जो टोटल जनसंख्या है, ठीक है, और उसके ऊपर से जो 15 से 14 वर्ष के लोग हैं ना टोटल जितनी भी आबादी है उसके अंदर जितने लोग काम करते हैं उसका परसेंटेज निकालें। मान लीजिए हम मान लें कि टोटल 100 लोग हैं किसी कहीं पर काम करते हैं, ठीक है, उनमें से 15 से 64 के बीच जितने होंगे ना उनका वही परसेंटेज निकालते हैं। तो ये चीज़ है आपका कि जितने लोग काम करते हैं उसमें से 15 से 64 साल के, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो है ना ज़्यादा लोग हैं वो 15 से 64 ही है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता और न ही आयात। अब ना निर्यात होगा ना आयात होगा तो कौन सी होगी, बंद होगी। बंद भी लिख सकते हैं इसको, प्रतिबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है। होता क्या है जब इस पे ना ये जो जिस प्रकार की हमारा आंसर तो हो गया बंद। इस अर्थव्यवस्था में क्या है आपका कि जो लोग हैं ना कुछ भी मान लीजिए हम किसी चीज़ को, कोई भी किसान है मान लो उसके पास कम ज़मीन है और वो जो पैदा करता है ना कुछ भी उसमें अपनी ज़मीन में जो पैदा करता है वो सिर्फ मान लो अपना काम के लिए, ठीक है। इसका वैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो शिकारी लोग होते हैं ना, शिकारी लोग, शिकारी उनका होता है वो ना किसी से आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं। अगर किसी को मारा यानी किसी जीव जंतु को मारा शिकार के लिए तो क्या करेंगे, उसी को वहीं पर खा जाएंगे और सिर्फ अपने लिए ही करते हैं वो, यानी कि ना इनका कोई निर्यात होता ना कोई आयात होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, बंद आपकी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछा जाए ना तो आपका शिकारी वर्ग है ना, जो शिकारी समाज है वो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, विच प्राइज इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द शोइंग। शोइंग होता है आपका उत्पादन, यानी बोने से फसल का जो उत्पादन होगा ना फसल का उससे पहले, बिफोर द शोइंग सीजन ऑफ द प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स। किसानों को उनकी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बुआई के मौसम से पहले हर साल सरकार कौन सा मूल्य देती है। यानी कि जब फसल बोने का टाइम है ना, फसल बोने से पहले ही कोई भी फसल है आपका उसका क्या देती है सरकार, क्या देती है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको पता ही है ना चल रहा है आपका एमएसपी, क्या है आपका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही है जो सरकार घोषणा करती है
कि कोई भी फसल है उसका न्यूनतम मूल्य क्या होगा, तभी तो किसान क्या सोचेगा, अगर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या करेगा, वो पैदावार करेगा। अब देखिए इसके अंदर है ना टोटल एमएसपी के अंदर इंडिया के अंदर 22 फसलें हैं आपकी। कितनी फसलें हैं? 22। रेशो आपका 14, 6 और 2 है आपकी वाणिज्यिक फसलें। क्या आपकी? 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं, जिनमें से 14 आपकी किसके अंदर है? जो 14 है आपकी, 14 है आपकी खरीफ की फसलें। किसकी? खरीफ की फसलें। और आपकी 6 हैं आपकी रबी की फसलें और 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, ये 22 फसलें हैं जिन्हें मान लीजिए हमारा भारत सरकार है उसके अंडर हैं। ठीक है, जिनका वो क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्लियर? और भाई जो हमारा ये क्वेश्चन है ना 4th न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला, ये आपने है ना रखना है याद, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अब दोबारा से आ सकता है, क्योंकि न्यूज के अंदर है अभी हमारा ये। क्यों न्यूज के अंदर? अभी देख रहा हो आप किसान वगैरह हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी वो इसी चीज पर है कि उन्होंने क्या कर रखा है, न्यूनतम मूल्य पर ही आपका चला हुआ है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधार रखने के लिए उद्देश्य श्रमिकों का संघ। श्रमिकों का संघ क्या होता है आपका? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन होती है, यानी आप इसको लिख सकते हैं व्यापार संघ। व्यापार संघ। आपने देखा वो छोटी छोटी जो संस्थाएं होती है ना, कहीं भी आपका हॉस्पिटल हो, अपनी जो रोडवेज वगैरह हैं जैसे, उनके अंदर यूनियन बनी हुई है। ठीक है, वो इसीलिए होती हैं कि हमारे जो अधिकार है ना, वो शर्तें वगैरह रखते रहते हैं, पता ही हो आपको, तो वो रखने के लिए आपका उद्देश्य जो श्रमिकों का संघ है वो क्या है? व्यापार संघ बोला जाता है उसको। क्लियर? तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है? व्यापार संघ है, जो अपनी शर्तें वगैरह नियमित रूप से सरकार से मनवाने के लिए। और जो आपका इंडिया के अंदर है ना सबसे बड़ा व्यापार संघ है आपका, ठीक है, भारतीय व्यापार संघ। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अब देखिए, अब है आपके पास खालिस्तान एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए एक व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। आपका कौन सा अधिकार है? विटो पावर। सुना होगा आपने, राष्ट्रपति के पास होती है विटो पावर। यानी भी किसी कानून को रोकने के लिए किस चीज का यूज करता है राष्ट्रपति? विटो पावर का प्रयोग करता है। विटो पावर में और कौन सी होती है आपकी? एक तो आपकी विटो पावर होगी, दूसरी होती है पॉकेट पावर। पॉकेट पावर बोलते हैं ना, ठीक है, जिसके अंदर क्या करता है, मान लो कोई विधेयक है, कोई विधेयक हो, उस पर कोई निर्णय नहीं लेता, उसको एक साइड में रख देता है कि मैंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरी आपकी होती है सस्पेंस, या देखा होगा कोई भी तो पावर यानी सस्पेंस वाला होता है, जिस पर पुनः विचार करने के लिए एक पावर होती है। कौन सी? पुनः विचार करने के लिए होती है। उसमें क्या करता है प्रधान से राष्ट्रपति उसको बोलेगा, जो भी राज्यसभा या अपनी जो लोकसभा है वहां से, जहां से उसके पास बिल आएगा बाद में, तो वो बोलेगा इस पर एक दोबारा से विचार करो। वो तो आपकी कौन सी? सस्पेंस विटो। क्लियर? तो 3 टाइप की विटो होती है हमारे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्लियर? नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगरपालिकाओं का संबंध। नगरपालिकाओं का संबंध है आपका कौन से? 9A से। कौन सा? 9A से। 9A है जो आपका क्या है? नगरपालिकाओं से संबंधित है। 9A क्या आपका? नगरपालिकाओं से संबंधित है, जो कि अपनी जो नगरपालिकाएं वगैरह ये कब जोड़ी गई थी? आपका 74 यानी 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब? आपका 1992 के अंदर। उस टाइम ये क्या थी? अपनी जोड़ी गई थी किसके अंदर? भाग 9 के अंदर। और ये जो क्या है आपका जो ये तो उस टाइम तो लाया गया था संशोधन, तो ये लागू कब हुआ था आपका? 1 जून 1993 को। 1993 में क्या हुआ था हमारा? ये लागू हुआ था। क्लियर? अब जो सबसे पहली बनी थी ना हमारी, सबसे पहली बनी थी कौन सी? मद्रास 1688 के अंदर। कब? मद्रास 1688। मद्रास यानी कि चेन्नई अब बोलते हैं हम। 1688 के अंदर हमारी क्या थी? पहली बनी थी। उसके बाद कौन बनी थी? बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर पता है तो आपको किसी को, कौन सी बनी थी आपकी? उसके बाद 1688 में फर्स्ट बनी आपकी मद्रास। उसके बाद आपकी बनी थी 1726 के अंदर। 1726 के अंदर कौन कौन सी बनी थी आपकी? बंबई और आपकी कोलकाता। बंबई और कोलकाता। कोलकाता लिख लो, कोलकाता लिख लो।
ठीक है, ये आपकी क्या थी, उसके बाद बनी थी आपकी, ठीक है। और जो आपके ये ना जो नगर पालिका से संबंधित आपके हैं, ये भाग के अंदर आर्टिकल पूछे ना आपसे, अनुच्छेद पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुच्छेद, अनुच्छेद। यह आपका 243 पी से आपका क्या है, 243 पी से 243 जेड, 243 जेड जी तक, जेड जी तक क्या है आपका, इनका वर्णन है सभी का, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कलकत्ता का, मद्रास का रखना और मुंबई का याद रखना कि कब कब बनी थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट रखना इंपॉर्टेंट आपकी, कब बनी थी, कब बनी थी आपकी 1688 के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, जो संविधान, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून आपका कौन सी अनुसूची के अंदर है, कौन सी अनुसूची के अंदर है आपका, 10वीं अनुसूची के अंदर है, जो हमारा क्या है, दल बदल विरोधी आपका जो है कानून है, वो कौन सा आपका 10वीं अनुसूची के अंदर है, 10वीं अनुसूची के अंदर है। ये भी आपका जोड़ा गया था किस कारण, जो भी ये लोग मान लीजिए हमारे इलेक्शन लड़ने के बाद जो दल बदल करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जो इधर उधर चले जाते हैं, किसी दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाते हैं, वो चीजें उन्हीं से रिलेटेड है आपका, जो क्या है आपका दल बदल विरोधी कानून है। ये आपका कौन से संविधान संशोधन के अंदर, ये आपका 52वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था, कौन सा, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था, हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्लियर, संविधान के अंदर। और दल विरोधी हमारा कारण हो गया, इसके अंदर कानून हुआ हमारा। उसके बाद देखिए जो और भी गिवन है हमारी, जो जैसे अनुसूची है, एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, एक तो 7वीं है। 7वीं के अंदर देखो क्या है, जो आपके राज्य है ना, राज्य और सेंटर के बीच आपकी एक इसके अंदर और हैं, 7वीं के अंदर 3 सूची और बनाई गई है छोटी, ठीक है। क्या बनाई गई, संघ सूची है कि एक राज्य सूची है आपकी, कौन सी, संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी समवर्ती सूची। इनका क्या काम है आपका, ये जो सूची है ना, इनका काम है जो हमारे क्या है, जो राज्य और स्टेट के अंदर, यानी सॉरी स्टेट और आपके मतलब हमारा जो संघ है, ठीक है, स्टेट और संघ के अंदर, यानी राज्य और संघ, यानी कोई सेंटर हमारा क्या बनाता है, सेंटर कानून बनाए या कौन बनाए, हमारा राज्य बनाए, वो से यानी शक्तियों का बंटवारा आपस में। जो संघ सूची है उसके अंदर तो ऐसे हैं जिनके ना संघ ही क्या करेगा, हमारा लोकसभा राज्यसभा वही कानून बनाएंगी। राज्य सूची के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाएंगे, और समवर्ती सूची के अंदर क्या है, दोनों मिलकर बना सकती हैं। अगर दोनों को ठीक लगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपने में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अपनी एक 8वीं है, 8वीं के अंदर क्या है, हमारी भाषाएं है ना, जो हमारी क्या संविधान के अंदर उल्लेखित भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, वो आपकी क्या है, हमारा 8वीं अनुसूची के अंदर है। फिर है आपकी 9वीं के अंदर क्या आपका, जो भूमि सुधारों से रिलेटेड है ना, जो भी भूमि सुधारों से संबंधित जो भी कानून वगैरह हैं, वो सारे आपके 9वीं अनुसूची के अंदर है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक बार वर्णित टैक्स है। देखो पहले जो राजा महाराजा जैसे टैक्स लेते थे ना, वो तो उस टाइम चोलों का अगर सबसे ज्यादा देखे ना तमिलनाडु के अंदर, तो वेटी नामक था, वेटी नामक टैक्स था। और जो किससे लिया जाता था, आपका जो आम जनता है ना, आम जनता, उससे लिया जाता था। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक है कदामई, इंपॉर्टेंट है ये आपका कदामई, यही लोग लेते थे, ये लेते थे आपके किसान से, किसान से क्या बोल सकते हैं आप इसको, भू राजस्व बोलते हैं ना, भू राजस्व, ये भू राजस्व टैक्स था आपका कदामई। ये भी कौन लेते थे, आपके तमिलनाडु के शासन वाले थे, ये आपके यही लेते थे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान, चाहमान
अब आपने है ना देखो सबसे फेमस पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही है, वही आपका चौहान शासक था ना, चाहमान ही आपके बाद में चौहान बने थे। और ये कब तक रहे, जब तक पृथ्वीराज चौहान लास्ट शासक थे। इनके कब हमारे तराइन के युद्ध हुए थे, कौन सा 1191 और 1192। तो 1192 के बाद इनका क्या हो गया था, आधिपत्य समाप्त हो गया था, यानी क्या आएगा इसका, चौहान। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू, आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के अंदर कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें आपकी क्या बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी किसकी, कांग्रेस की। अब देखिए इसी से रिलेटेड है ना हमारे कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो है ना भारत की कोकिला, भारत कोकिला के नाम से फेमस है कौन, आपकी सरोजिनी नायडू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ना प्रथम, यानी कि पहली प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी, आपकी सरोजिनी नायडू ही बनी थी। ठीक है। और ये है ना आपकी कविता लेखन से संबंधित है, यानी कविताएं लिखती थी। क्लियर। और एक आपका इंग्लिश में अगर बात करें नाइटगेल, नाइटगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, आपने रिमेंबर रखने दोनों तीनों पॉइंट इसके। क्लियर, डन। नेक्स्ट है आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि खालिस्तान कहा जाता है। अब देखिए 1915 से आपके है ना गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 कौन आए थे, गांधी जी आए थे। कहां से, आपके दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और उनकी डेथ हुई थी 1948 के अंदर। तो ये जो 1915 से 1947 की अवधि का जो समय है ना, उसको कहा जाता है गांधीवादी चरण, यानी गांधीयन फेज। अब कुछ एक दो चीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम गांधी जी के बारे में। ये तो पता ही है ना आपको, जो आपका 9 जनवरी 1915 है ना, 9 जनवरी 1915, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। अब गांधी जी आए 1915 के अंदर 9 जनवरी। यही आपका क्या माना जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इसी दिन को। ठीक है। अब सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था 1917 के अंदर, 1917 के अंदर सबसे पहला सत्याग्रह गया भारत के अंदर, कहां पर, चंपारण, चंपारण के अंदर सबसे पहला सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में, ये तो किसका था, आपका किसानों के लिए था। 1918 में किया आपका अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर क्या किया था, जो आपके थे मिल था एक कोई, ठीक है, उस मिल के अंदर किया था, उन मिल के जो भी वहां पर जो कर्मचारी थे उनके लिए किया था। फिर आपका 1919 में आपका रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, इसी से भाई जो गांधी जी ना पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो गए थे। ठीक है। फिर 1920 के अंदर आपके 1920 के अंदर क्या आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है। ये तो आपने 1919 वाला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके कारण ही है ना इंडिया के अंदर जो आपके फेमस हुए थे ना कौन, गांधी जी, वो 1919 के रोलेट एक्ट के बाद ही हुए थे। उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन। और 1922 के अंदर क्या हुआ आपका, एक चोरा चोरी कर लो इसको, कुछ भी है जो भी है, चोरा, ये आपका एक जगह थी, वहां पर क्या किया था, कुछ जो ऐसे आंदोलन चल रहा था ना, वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा था, तो एक पुलिस चौकी थी, उसको क्या कर दिया था, जला दिया गया था, पुलिस वालों की समय थी। तब क्या किया था गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, वापिस ले लिया था 1922 के अंदर। फिर आपका है 1924 के अंदर। 1924 का क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, जो गांधी जी ने ना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलग्राम के अंदर, कहाँ, बेलग्राम। और गांधी जी पहली बार क्या आने थे कांग्रेस के उस बेलग्राम अधिवेशन के अंदर, है ना, बेलग्राम अधिवेशन
किसका? कांग्रेस का। वहां पर गांधी जी क्या बने थे आपके? कांग्रेस उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। फिर आपका 1930 के अंदर, 1930 के अंदर आया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। कब आया आपका? 1930 के अंदर। क्लियर। अब उसके बाद ज्यादा न करेंगे हम इसको, एक और ये मेन में बता दी मैंने आपको। 1948 के अंदर आपकी क्या थी? गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है भाई। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने डेट्स है ना, जो भी सन है वो डिस्कस किए हमने, जो भी हैं, तो वो आप ध्यान रखना। सबसे फेमस आपका एक तो ये रखना, बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? आपके बिलग्राम अधिवेशन के अंदर। क्लियर, डन। और पहला कब उन्होंने सत्याग्रह जो है शुरू किया था। अब नेक्स्ट है हमारा अलबरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या था? बहुत ही फेमस है भाई अलबरूनी की पुस्तक आपकी कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अब ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। किताब उल हिंद के अंदर है ना आपका भारत से रिलेटेड ही कुछ इतिहास, जब उसने यहाँ पर यात्रा की थी ना, उसी टाइम का क्या वर्णन दिया गया है। अब कई बार ये पूछ लेता है अलबरूनी है ना कौन से कहाँ से आया था, तो आपका ईरानी व्यक्ति था ये। ठीक है, क्या था आपका? ईरानी व्यक्ति। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 1920 में भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अब देखिए इसके अंदर है ना एक ही व्यक्ति का नाम ऐसा है, दयानंद सरस्वती। ठीक है भाई, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो देखो सबसे फेमस इनका अगर आर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो बहुत बार पूछा गया है, यानी कि इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आपकी। ठीक है। अब आर्य समाज की स्थापना। दूसरा बोला जाता है इनको हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर। हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर। किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती को। उसके बाद इन्होंने दो फेमस क्या दिए थे आपके? दो स्लोगन दिए थे, यानी नारे। कौन से दिए थे आपका? एक तो दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और एक क्या था? जो भारत है ना, ठीक है, क्या आपका? भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए, भारत जो भारतीय है भारत के लिए। ये ऐसा कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, ये जो भारतीयों के लिए, भारतीय आपके दोनों ही ठीक है। ठीक है ना। ये दो आपके क्या है? मेन स्लोगन है, जो किसके द्वारा दिए गए थे? आपके दयानंद सरस्वती द्वारा दिए जाते थे। एक फेमस नाम और दिया गया था भाई इनको, अगर है ना देखो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो मिलेगा, भारत के दादाजी। भारत के दादाजी के नाम से भी फेमस है भाई। कौन? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 15। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपकी भारत के कितने राज्यों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य वो देख लीजिए आप। देखिए ये आपका पूरा इंडिया का मैप है। ये आपकी कर्क रेखा 23 पॉइंट यानी 23.50 से आपकी 23.50, ठीक है, बीचों बीच गुजरती है। तो सबसे पहले आपका क्या है? गुजरात। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी में देख लीजिए मैप में। ठीक है, आप कर लेना नोट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। और एक है ना, एक चीज और खास है आपकी यहाँ पर, ठीक है,
अब मुझे ये बताइए कि एक नदी और है जिसको है ना, जो नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है हमारे इंडिया के अंदर। यहां से देखिए कौन सी नदी हो सकती है, यहां से आपकी महानदी, याद रखना ही महानदी आपकी जो है कर्क रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है आपकी कर्क रेखा को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल आपका देखिए, गुजरात से, गुजरात हमारा किसमें, आपका पश्चिम के अंदर, और गुजरात हमारा कहां पर, पूर्व के अंदर है। अब उसकी बात करें हम, जो हमारा पश्चिम देशांतर है, पीछे मैप देखेंगे हम, चलो इसमें तो नहीं दिया है, नेक्स्ट। हाँ, अब है ना जो हमारा पश्चिमी अंतराल है ना सबसे, वो है आपका 68 डिग्री 7 समथिंग है। क्लियर। और जो आपका किसमें, पूर्वी में है, पूर्वी में है आपका 97 डिग्री और 25। क्लियर। ये है आपका। अब इसका है ना अनुमानित पूछा, इससे आपकी कितना है इनका जो, यानी कि अगर हम मान लीजिए यहाँ अगर बैक करने पर, अगर यहाँ से, यानी ये गुजरात का छोर हो गया, यहाँ से अगर हम जाएं कहाँ, उधर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे ऊपर, अगर उस छोर पर जाएं हम, तो फिर हमारा जो है अनुमानित समय कितना लगेगा, कितना लगेगा। अब देखिए ये गैप है, अब 1 डिग्री के अंदर हम टाइम काउंट करें ना, तो आपका है ना 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट का आपका चेंज आ जाता है, कितना, 4 मिनट का। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए लगभग कितना हुआ, इसको छोड़ दीजिए अब, ये आपका होगा 29 डिग्री का, हमें अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब गैप है ना इतना इतना, तो हम देख सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 4 से गुणा कर लीजिए, आपका 2900 का 116, तो आपका 116 मिनट आ गया टाइम। तो आपका लगभग कितना हो गया, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा हमारा। क्लियर। कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के दक्कन पठार का कौन सा हिस्सा नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में दक्कन पठार का। अब दक्कन पठार के अंदर हम बात करें ना, मेघालय, कार्बी, उत्तरी कछार की पहाड़ियां और कैमूर हिल्स आपका, ठीक है। तो कैमूर हिल्स है ना आपका, क्या नहीं है, कैमूर हिल है जो आपका, उसके अंदर मतलब दक्कन पठार के अंदर हमारा काउंट नहीं होता है। क्लियर ना। कलर अगर कैमूर पठार की हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, कैमूर की, ये आपका है ना बिहार के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, बिहार, बिहार। और आपका यानी एक तो 2 पॉइंट है आपके, एक सेकंड, एक तो आपका है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश से आपका बिहार, बिहार में आपका जाता है सासाराम तक, ठीक है। यहाँ को फैला हुआ आपका कैमूर हिल्स, ठीक है। और ये देखिए सासाराम, सासाराम आपने बहुत बार सुना होगा, आपका क्या है यहाँ पर एक मकबरा है, एक राजा किसका, शेरशाह सूरी का, सूरी, शेरशाह सूरी का क्या आपका मकबरा है, शेरशाह सूरी का क्या आपका मकबरा है, कहाँ पर, सासाराम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी और कावेरी के डेल्टा को कवर करती है। तो आप कहना देखो मैग्रोवन है जो इनके डेल्टाओं को, मैग्रोवन है ना आपके वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई भी नदियाँ क्या बनाती हो, डेल्टा बनाती हो। और सबसे बड़ा अगर मैग्रोवन की बात करें हमारे इंडिया के अंदर ही सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर आपका गंगा नदी द्वारा बनाया जाता डेल्टा वन। अब मैग्रोवन में बात करें हम, हमारा कौन सा हो गया, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा आपका, ठीक है। और यहाँ पर सबसे फेमस अगर पूछा जाए सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष इनका क्या होता है, सबसे फेमस होता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनमुदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अनमुदी, अनमुदी आपकी, ठीक है, ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु साइड। तो अनमुदी में कौन सी हमारी तमिलनाडु, अन्नामिलाई पहाड़ियाँ हैं, कौन सी हैं, अन्नामिलाई पहाड़ियाँ हैं, जो कि आपकी सबसे ऊंची चोट, अनमुदी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी आपकी, अन्नामिलाई। और है ना आपका
इसी को क्या बोला जाता है, दक्षिण का, यानी क्या बोला जाता है, दक्षिण का एवरेस्ट भी बोला जाता है किसको, अन्नामुलाई को। ठीक है, दक्षिण का क्या बोला जाता है, एवरेस्ट, दक्षिण का एवरेस्ट, एवरेस्ट बोला जाता है किसको, आपका अन्नामलाई पहाड़ी की जो चोटी है ना अन्नामलाई, उसी को क्या बोला जाता है, आपका दक्षिण का एवरेस्ट बोला जाता है। उसके बाद इसकी अगर ऊंचाई की बात करें हम 2695 मीटर आपकी क्या है ऊंचाई है इसकी। और अन्नामुलाई का अगर आपसे कभी ये पूछ लेना अन्नामुलाई का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका हाथी का सिर, हाथी का सिर आपका अर्थ है अन्नामुलाई। डन। नेक्स्ट है आपका भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका भाई पश्चिम बंगाल। क्या आपका पश्चिम बंगाल, ये ना इंडिया का लगभग 75% आपका क्या है जूट का उत्पादन करता है। ठीक है, और अब की बार जो लास्ट आंकड़े आए थे ना उसके अंदर चावल में भी सबसे ज़्यादा पैदावार पश्चिम बंगाल के अंदर हुई थी। अब बात करें हम यहाँ से असम की, असम के अंदर आपकी चाय है फेमस, आपका उड़ीसा के अंदर मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्येक सेंटीमीटर में खालिस्तान नामक 10 समान विभाजन होते हैं। यानी ये पूछा है आपसे 1 सेंटीमीटर है जो किसके बराबर है, तो 10 मिलीमीटर के, 10 mm की, यानी 10 मिलीमीटर के बराबर होता है आपका क्या 1 सेंटीमीटर। ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम खालिस्तान होते हैं। क्या है ये पूछा आपसे, पारभासी वस्तुएं, एक तो आपकी पारभासी होती है, एक प्रभासी होती है, एक भासी। ठीक है, इसके अंदर देखें आपकी जो हम पारभासी बोले ना उसके अंदर देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं। कैसे, मान लो एक तो कोई पतली चादर हो किसकी, आपकी प्लास्टिक की, जिसके अंदर से हमें दिखाई तो दे रहा है। देखिए आजकल जो चादरें चली हुई है प्लास्टिक की, ठीक है, उनको अगर बात करें उनके अंदर देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता हमें क्या है क्या हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपकी जैसे कोई ऑयल लगा हुआ पेज हो, ठीक है, या कुछ टाइप के अपने अब मार्केट में प्लास्टिक के गिलास आते हैं कुछ एक, ठीक है, स्पेस से ट्रांसपेरेंट से, लेकिन उसके अंदर से ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, उनके अंदर से हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, तो वही आपकी क्या होती है, प्रभासी वस्तु होती है। अब आगे बात बल्लभ की। बल्लभ से प्रकाश छोड़ने वाली एक पतली तार को खालिस्तान कहा जाता है। अब आपने देखा होगा ये आपका मान लो बल्लभ हुआ कोई भी, ठीक है, ये बल्लभ है। अब इसके अंदर एक यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है तार, ये इसी के कारण तो हमारा क्या आती है, लाइट आती है ना। अब यही पूछ रहा है आपका, ये तार है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है आपका, फिलामेंट। फिलामेंट कहा जाता है। अब इसी तरह का कैसे बनाता है इस फिलामेंट, पहले तो ये किसका बनाता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। ये फेमस क्वेश्चन है आपके, एक तो ये बनी गया, दूसरा आपका बना टंगस्टन का बना होता है। तीसरा आपका ये जो बल्ब का बाकी स्पेस बचा हमारा, इसके अलावा इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें हम आर्गन, ठीक है, अगर आर्गन आपकी ऑप्शन में नहीं है तो आपकी क्या, नाइट्रोजन। बहुत बार भाई आपका ना ये मान लीजिए आप ये ना बहुत बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे एसएससी लो आप, रेलवे लो, या फिर आपकी जो भी दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम हो गए, तो सबसे फेमस क्वेश्चन आपका ये क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। कौन सी गैसें भरी होती हैं, अगर ये दोनों भी ऑप्शन में ना फिर तो आएगा आर्गन आपका, अगर इनमें से कोई एक है तो फिर आपकी ये दोनों, ठीक है। तो आपकी दोनों होती हैं जो जिसके अंदर हमारी बल्ब का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है ना उसके अंदर भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक पौधे का प्रजनन भाग है। पौधे का प्रजनन भाग क्या होता है आपका, पौधे का प्रजनन भाग होता है आपका फूल, ठीक है। पौधे का प्रजनन भाग क्या होता है आपका, फूल होता है। अब जो फूल है ना, फूल के अंदर जो नर भाग होता है, नर भाग, उसको तो बोलते हैं हम पुंकेसर, पुंकेसर। फिर होता है आपका मादा भाग, क्या होता है आपका, मादा भाग, यानी प्रजनन भाग जो मादा भाग फूल का, उसको क्या बोलते हैं आपका, जायांग।
क्या बोलते हैं, जॉयन। ठीक है, लीजिए आज का हमारा अब अंतिम क्वेश्चन है, जब कोई रोग ले जाने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर माइक्रोवेव से लड़ने के लिए खालिस्तान पैदा करता है। क्या करता है, मान लीजिए हमें कोई बारी बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर है तो सबसे पहले हमारा जो उसको किल करने के लिए यानी उसको मारने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें एंटीबॉडीज की। यही आपका आंसर है। क्लियर, डन। थैंक यू भाई, आज की क्लास में हमारा इतना ही था। ठीक है, हमने 25 क्वेश्चन किए। इसी के नेक्स्ट बार हम इसी के एग्जाम के ना 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसी तरह से इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी उनसे रिलेटेड कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, अच्छे से ही करेंगे। अब इन्हीं की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके अंदर आप इसकी